सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है सूफी काव्य धारा। हमने पिछली क्लास में संत काव्य धारा के बारे में पढ़ा था। संत काव्य धारा के बारे में आज है हमारा सूफी काव्य धारा। ये है भक्ति काल की हमने पढ़ी थी। भक्ति काल से हमने सबसे पहले संत काव्य धारा को पढ़ा। अब दूसरे नंबर पर बात है हमारी सूफी काव्य धारा। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का परिचय देते हुए उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रकाश डालें या सूफी काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए जायसी के योगदान पर प्रकाश डालिए। प्रवृत्तियां इनकी सूफी काव्य धारा की विशेषता है। उससे पहले बात करते हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। कौन कौन से कवि रहे, उनका क्या योगदान रहा, क्या कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी, और फिर हम बात करेंगे विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं के बारे में। तो बात करते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है। वैसे बात हमने देख लिए हैं और अब हम देखते हैं उसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। सूफी काव्य परंपरा के बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि सूफी कवियों का चिंतन उनकी समुचित मानसिकता का परिणाम है, लेकिन अन्य कुछ विद्वान सूफी कवियों को उदारवादी मानते हैं, जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करने की कोशिश की। भले ही वे विदेशी कवि थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का समुचित आदर किया और उसे अपने काव्य में स्थान दिया। सूफी मत का जन्म अरब में मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात हुआ। कालांतर में यह ईरान, स्पेन, मिस्र, भारत आदि देशों में विकसित होने लगा। भारत में सूफी धर्म का प्रवेश 4 संप्रदायों के रूप में हुआ है। ये 4 संप्रदाय आप लिख सकते हैं: चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों के मूल सिद्धांत समान है, लेकिन आचारात्मक दृष्टिकोण से इनमें थोड़ा बहुत इनमें भिन्नता पाई जाती है। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रेम, आत्मीयता, सरलता और सच्चरित्रता के माध्यम से हुआ। फलस्वरूप इस मत ने जनता के दिलों में घर कर लिया। कुछ विद्वानों ने सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफोस से मानी है, जिसका अर्थ है ज्ञानी अथवा बुद्धिमान व्यक्ति। इस संदर्भ में डॉक्टर रामकुमार के कथन को देखते हैं कि वो लिखते हैं, सादगी और सरलता ही उनके बाह्य जीवन की अभिरुचि बन गई। कीमती वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन से इन्हें घृणा हो गई। इस संप्रदाय ने अपने शरीर के वस्त्र भी बहुत साधारण रखे। ये थे सफ़ेद ऊन के साधारण वस्त्र। फारसी में सफ़ेद ऊन को सफ़ कहते हैं। इसी शब्दार्थ के अनुसार सफ़ेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले सूफी कहलाने लगे। सूफी काव्य परंपरा देखते हैं। 7वीं-8वीं शताब्दी में सूफी संतों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। इन कवियों ने भी संत कवियों के समान हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन कवियों ने हिंदू धर्म में प्रचलित प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वंदना की। और प्रथम कृति को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। तो जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो कुतुबन जो की मृगावती है, जो सन 1501 में आई थी, सूफी काव्य परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ मानते हैं। शुक्ल जी मानते हैं मृगावती को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं सत्यवती को। ईश्वरदास द्वारा रचित को प्रथम ग्रंथ मानते हैं। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद की चंदायन को प्रथम सूफी ग्रंथ मानते हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने असायद द्वारा रचित हंसावली को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, मुल्ला दाऊद आदि इस काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। कुतुबन, सबसे पहले बात करते हैं कुतुबन की। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन सैन के दरबारी कवि थे। इनकी जो रचना है मृगावती, इनकी एकमात्र प्रेमाख्यान रचना है, जिसमें चंदन नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। आपको रचना कब लिखी गई ये याद होना चाहिए, और जो रचना है रचनाकार का नाम याद होना चाहिए, और उसमें किस किस के प्रेम को दर्शाया गया है इसका आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। मंझन
यह सन 1545 में के आसपास मधुमालती नामक प्रेमाख्यान काव्य की इन्होंने रचना की। मधुमालती मंझन ने की। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरज भान के पुत्र मनोहर तथा महानगर रस की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा वर्णित है। फिर बात करते हैं उस्मान। उस्मान जहांगीर के काल के कवि थे और जागीपुर के में रहते थे। पिता का नाम शेख हुसैन और हाजी बाबा के शिष्य थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है उस्मान के जो गुरु थे उनका नाम क्या है, तो हाजी बाबा। हाजी बाबा के उस्मान शिष्य थे। और चित्रावली इनकी रचना है। इसमें चित्रावली में किसको दर्शाया गया है, राजकुमार सुजान और नायिका चित्रावली की प्रेम आख्यान को दिखाया गया है। बात करते हैं शेख नबी। इनकी जो रचना है वो है ज्ञानदीप प्रेमाख्यान काव्य की रचना है। इसमें राजा ज्ञानदीप तथा रानी देवजानी की प्रेम कथा दिखाई गई है। इसमें नायक नायिका का मिलन गुरु सिद्धनाथ द्वारा करवाया जाता है और उसी गुरु के द्वारा नायक को ग्रह त्याग की क्या है प्रेरणा इसमें दी जाती है। बात करते हैं काशिम शाह। काशिम शाह दरियाबाग के निवासी थे। इनका काल संवत 1788 के लगभग माना जाता है। और जो इनकी रचना है वो कौन सी है, हंस जवाहिर इनकी रचना है। और इसमें जो है रचना में बलख नगर के राजा बुरहान शाह के पुत्र हंस और चीन देश के राजा आलम शाह की राजकुमारी की प्रेम कथा वर्णित है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। आजमगढ़ की सीमा में पर स्थित सबरहद के निवासी थे। बाद में अपने ससुराल भादों में चले गए। वे फारसी तथा हिंदी दोनों भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं। इनकी जो रचना है इंद्रावती है और एक है अनुराग बांसुरी जो कि फारसी लिपि में लिखी गई है। मुल्ला दाऊद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कवि हैं। रचना का नाम चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ही इस ग्रंथों को सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। मुल्ला दाऊद की चंदायन को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या है सूफी काव्य धारा का प्रथम ग्रंथ इन्होंने माना है। इस ग्रंथ में लोरक तथा चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर बात करते हैं जायसी। सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा के सर्वाधिक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 900 हिजरी अर्थात 1492 के लगभग रायबरेली के जिले जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर होने के कारण इनका उपनाम जायसी पड़ा। इन्होंने अपने नाम के बारे में लिखा है, जायस नगर मोर अस्थानु तहवा आई कवि किन्ह बखानू। जायसी के नाम से अनेक रचनाएं जुड़ी हैं, लेकिन आखिरी कलाम, अखरावट, मसलानामा, कहरानामा तथा पद्मावती इनकी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। पद्मावती ही जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इनकी कृति का आधार स्तंभ इसी ग्रंथ को माना जाता है। इसमें इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग हुआ है। इस प्रबंध काव्य का पहला आधा भाग काल्पनिक और दूसरा भाग क्या है, ऐतिहासिक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है पद्मावती के बारे में। जो इसका पहला भाग है प्रबंध काव्य ये है और इसका पहला भाग है काल्पनिक और दूसरा भाग ऐतिहासिक तथा इसकी रचना मसनवी शैली के आधार पर हुई है। फिर बात करते हैं प्रवृत्तियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में। सूफी प्रेमाख्यान काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां सबसे पहले है प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों ने लोक प्रचलित प्रेम कहानी को ही अपने काव्य का विषय बनाया है और अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। इन सभी प्रेम कथाओं में एक सी परिस्थितियां और एक सी ही यांत्रिकता है। फिर भी प्रत्येक कवि ने नए दृश्यों, पात्रों तथा प्रसंगों की योजना करके अपनी अपनी काव्य रचना को रोचक बनाने का क्या है प्रयास किया है। इनमें अंतरकथाओं, अप्सराओं, देवों तथा राक्षसों का वर्णन है। प्रत्येक काव्य रचना में प्रेमी के मार्ग में अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत की गई हैं जिनका वह दृढ़ता पूर्वक सामना करता है। ये कवि कथा वस्तु का प्रबंध काव्य की परंपरागत रूढ़ियों के अनुसार क्या है वर्णन करते हैं। इन रचनाओं में कथानकों में प्राय एक जैसे सागर, तूफान, वन प्रदेश, भवन और फुलवारियां हैं। जहाँ कहीं ये कवि वस्तु गणन शैली को अपनाते हैं वहाँ प्राय निरस्ता उत्पन्न हो जाती है और कथा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि सूफी प्रबंध काव्यों में काव्य रूढ़ियाँ लगभग समान हैं। आरंभ में मंगलाचरण लिया गया है और इसमें ईश्वर को सर्वशक्तिमान स्वीकार किया गया है। फिर बात करते हैं भाव व्यंजना की। प्रेमानुभूति इन कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य है।
यही कारण है कि इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है, लेकिन संयोग की अपेक्षा वियोग में इन्हें अधिक सफलता प्राप्त हुई है। विशेषकर जायसी जैसे महान कवि को तो प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वन लाइनर वही हैं आपके, इसमें आपके मोस्टली वन लाइनर ही मिलेंगे। जायसी को क्या है, प्रेम की पीर के कवि के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में आप वन लाइनर में यूजीसी नेट में देखते हैं। क्योंकि प्रेम का आलंबन ईश्वर है, इसमें प्रेम में सारा संसार लिप्त है। जायसी की साधना का मूल मंत्र ही क्या है, प्रेम है। सूफी प्रेम कहानियों का नायक मानव की आत्मा है और नायिका क्या है, ईश्वर है। साधक के मार्ग की कठिनाइयां ही नायक के मार्ग की कठिनाइयां हैं। बात करते हैं चरित्र चित्रण। पात्रों का चरित्र चित्रण सूफी प्रेमाख्यान काव्य धारा की एक उल्लेखनीय विशेषता है। सूफी काव्यों के सभी पात्र एक ही प्रकार के सांचे में ढले हुए हैं। हम इन्हें सजीव पात्र नहीं कह सकते, कठपुतली पात्र भले ही कह लें। वस्तुतः सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं के संदर्भ में ही पात्रों की योजना की। ये सभी पात्र क्या हैं, भारतीय हैं, इसलिए उनके चरित्र का निर्माण भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार हुआ है। इन पात्रों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है, ऐतिहासिक और काल्पनिक पात्र। मानवीय पात्रों में राजा, रानी, मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण, राजकुमार, राजकुमारी होंगे और मानवेतर पात्रों में पशु, पक्षी, देवता, दानव, परियां, जिन आदि होंगे। पात्रों का प्रयोग प्राय प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। सभी नायक सामंती वातावरण में संबंध है, वे सभी पराक्रमी और प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार सभी राजकुमारियां सुंदर, सुशील और प्रेम रोग से ग्रसित हैं। फिर बात करते हैं प्राकृतिक चित्रण। सूफी कवियों ने प्राकृतिक वर्णन में विशेष रुचि दिखाई। लगभग सभी सूफी कवियों ने प्रकृति का विस्तृत वर्णन किया है। प्रबंध काव्यों की रचना करने के कारण प्रकृति का वर्णन करना अनिवार्य भी है। जब हम प्रबंध काव्य रचते हैं तो उसमें प्रकृति का वर्णन करना एक अनिवार्य बिंदु बनता है। मुख्य रूप से इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, द्युति रूप, मानवीयकरण रूप आदि का चित्रण किया, लेकिन सूफी कवियों ने प्रकृति के उद्दीपन रूप को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। संयोग काल में यह प्राकृतिक नायक नायिका की काम उत्तेजना को बढ़ाती है, लेकिन विरह काल में यह प्रकृति विरह व्यवस्था को और अधिक बढ़ा देती है। इसके उदाहरण हैं, आप चाहें तो अगर आपको याद होते हैं तो एग्जाम में आप इनको कोट कर सकते हैं। इसमें विरह की एक दो पंक्तियां देख लेती है। पियसो कहू संदेसरा ए भवरा ए काग, सो धनी विरह जरी मुई तेहिक धुआं हम आग। लोक संस्कृति का वर्णन। लगभग सभी सूफी कवियों ने हिंदू संस्कृति तथा भारतीय लोक जीवन का प्रभावशाली वर्णन किया है। इन कवियों ने हिंदू घरानों की प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की, इसलिए हिंदू परिवारों में प्रचलित संतान उत्पत्ति, विवाह, भोज, तीज, त्योहार आदि के अवसर पर होने वाले विभिन्न कर्म कांडों पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। सूफी कवियों के जीवन और काव्य में यह बात सर्वतः स्पष्ट हो जाती है कि ये कवि बड़े ही आस्तिक, सरल, उदार और मानवतावादी हैं। बिना किसी भेदभाव के इन्होंने सबको अपना प्यार वितरित किया है। फिर है हमारा रहस्यानुभूति। सूफी कवियों की रहस्य चेतना को कुछ कवियों ने विशेष महत्व प्रदान किया। ये कवि प्रेम प्रेमिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन पर प्रकाश डालते हुए दिखाई देते हैं। सूफियों ने भौतिक धरातल पर प्रेम कथा का वर्णन किया, लेकिन अनेक स्थलों पर बड़ी ही उलझन भरा वर्णन देखने को मिलता है, परंतु संदर्भ का बोध कराते ही सब कुछ स्पष्ट होने लगता है। इसमें रहस्यवाद की चाबी आध्यात्मिकता में विद्यमान है। इसमें कवियों ने मनुष्य, ईश्वर, शैतान, माया, पीर आदि को सामने रखकर काव्य रचना की है। यदि पाठक सूफियों के सिद्धांतों को मस्तिष्क में रख लेता है तो फिर सूफी काव्यों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न नहीं होती। वस्तुतः ये कवि लौकिक कथा लिखते लिखते आध्यात्मिकता की ओर संकेत करने लगते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ज्ञान मार्गीय संत कवियों और सूफी कवियों के रहस्यवाद में बहुत बड़ा अंतर है।
आचार्य शुक्ल ने तो अद्वैत भावना की साहित्यिक अभिव्यक्ति जायसी के रहस्यवाद के आधार पर मानी है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने अद्वैत भावना की साहित्यिक अभिव्यक्ति जायसी के रहस्यवाद के आधार पर मानी है। इनका विचार है कि सूफियों की रहस्यानुभूति अधिक ग्राह्य है। वे लिखते भी हैं, सूफियों का रहस्यवाद शुद्ध भावनात्मक कोटि में आता है, जबकि संतों का रहस्यवाद साधनावाद कोटि में, क्योंकि उसमें विविध योगिक प्रतिक्रियाओं का उल्लेख है। आगे है शैतान और गुरु का महत्व। जहाँ संत कवियों ने केवल गुरु को महत्व दिया, वहाँ सूफी कवियों ने गुरु के साथ साथ शैतान की भी चर्चा की है। शैतान का काम है साधक के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना। शैतान ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में क्या है, रुकावट पैदा करता है। उदाहरण के रूप में पद्मावत में राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। जहाँ शैतान साधक को प्रेम मार्ग में भ्रष्ट करता है, वहाँ गुरु अर्थात पीर साधक को पुनः साधना मार्ग पर लाता है। हीरामल तोता ही सच्चे गुरु का इसमें प्रतीक है, जिसमें वह रतन सेन के प्रेम में सुदृढ़ता उत्पन्न करता है, उसकी विघ्न बाधा को दूर करता है। इसकी पंक्तियां आप देख सकते हैं। गुरु सुहा जेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत का निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंधा। आगे है काव्य रूप एवं प्रतीक विधान। सूफी प्रेमाख्यान कवियों की प्रमुख विशेषताएं उनकी प्रतीक योजना है, क्योंकि वे कवि लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हैं, इसलिए ये प्रतीकों का आसरा लेते हैं। फलस्वरूप सूफी काव्य में भावनात्मक रहस्यवाद की सुंदर सृष्टि हो पाई है, चाहे जायसी का पद्मावत हो, उस्मान की चित्रावली या कासिम शाह की हंस जवाहिर। इन सभी रचनाओं के पात्र क्या हैं, प्रतीकात्मक हैं। जायसी ने तो अपने पद्मावत में कदम कदम पर समाशोक्ति का प्रयोग किया है। विशेषकर पद्मावती का नक्सिक वर्णन करते समय कवि अलौकिक आभा का चित्रण करने लगता है। पद्मावत की कथा को समझने के लिए कवि ने रचना के अंत में एक पद्य भी लिखा है, जिसके अनुसार चित्तौड़गढ़ शरीर का प्रतीक है, राजा मन का, सिंहद्वीप हृदय का तथा पद्मावती क्या है, बुद्धि का। इसी प्रकार से अन्य पात्रों की प्रतीकात्मकता भी समझी जा सकती है। भाषा शैली की बात करते हैं। कला पक्ष लगभग सभी सूफी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन यह क्या है, अवधी ठेठ है। जैसी की भाषा तो ठेठ अवधी कही जा सकती है, लेकिन उस्मान और नसीर द्वारा प्रयुक्त भाषा पर भोजपुरी का प्रभाव है। इस प्रकार नूर मोहम्मद ने कुछ स्थलों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। कुल मिलाकर इनकी भाषा सरल, सहज और सरस है, जिसमें अवध क्षेत्र में प्रचलित मुहावरे तथा लोकोक्ति का खुलकर प्रयोग किया गया है। ये कवि अपनी भाषा में राजस्थानी शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी शब्दों का भी मिश्रण करते दिखाई देते हैं। फिर अलंकार प्रयोग में तो इन कवियों को विशेष सफलता प्राप्त हुई है। कौन कौन से अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वभावशोक्ति, अन्योक्ति, समाशोक्ति आदि प्रिय इनके अलंकार रहे हैं। दोहा, चौपाई छंदों का काव्य रचना है इनके, और अन्य है सोरठा, सवैया और बरवे आदि छंदों का भी इन्होंने क्या है, प्रयोग किया है। और कौन सी शैली, मसनवी शैली इन्होंने अपनाई है, जिसे समझे बिना सूफियों के शिल्प का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सूफी कवियों की महत्ता का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि परवर्ती कवियों ने इनकी अवधी भाषा, स्टिक शैली तथा शिल्प के अन्य गुणों का विकास किया। कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण इन कवियों ने प्राय इतिवृत्तात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। इस शैली ने लक्षणा तथा व्यंजना की अपेक्षा अभिधा शक्ति का अधिक प्रयोग है, लेकिन जायसी जैसे समर्थकों ने अन्योक्ति, समाशोक्ति, रूपक आदि का प्रयोग करके व्यंजना के वैभव का संचरण किया है। ये थे हमारे सूफी काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से अगर आपके कवियों के लेकर बनते हैं तो आप कवियों का परिचय दे सकते हैं, उनकी रचनाओं के लिख सकते हैं, उनका परिचय। और अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो आपके ये 8-9 पॉइंट है, इनकी विशेषताएं आप लिख सकते हैं। आप इनकी पंक्तियाँ 2-2, 3-3 आप इनकी पंक्तियों को याद रखें, ताकि आप उदाहरण के तौर पर उनको कोट कर सकें एग्ज़ाम में। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए हैं स्टूडेंट, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें।
और ये खाली ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए नहीं है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर आता है, उनके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और यूजीसी नेट के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कंटेंट के रूप में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।